नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कोरोना महामारी के प्रबंधन पर प्रस्तुति दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस दौरान मंत्रियों से आग्रह किया कि वो अपने संबंधित क्षेत्रों के लोगों की मदद करें और अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि स्थानीय स्तर पर जरूरी मुद्दों की तुरंत पहचान करें और उन्हें संबोधित किया जाए। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन सेवाओं की होम डिलीवरी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट पर वाणी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की सरकारों की कोशिशों पर बेहद कड़ी चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर सुनवाई के दौरान कहा है कि इंटरनेट पर किसी भी नागरिक को अपनी तकलीफों को बयान करने से न रोकें और अगर ऐसा हुआ तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हर राज्य को ये कड़ा संदेश जाना चाहिए कि अगर किसी नागरिक पर मदद की गुहार लगाने के लिए एक्शन लिया जाता है तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोई भी राज्य किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को दबा नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस वक्त राष्ट्रीय संकट की स्थिति में हैं, ऐसे में आम लोगों की बात सुनना बहुत जरूरी है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूपी में एक शख्स पर पुलिस ने अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का आरोप है कि युवक ने सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की मदद मांगी थी, जबकि मरीज कोविड पॉजिटिव नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन की कीमतें और वितरण को निर्माताओं पर ना छोड़े। ये सार्वजनिक वस्तुओं के समान है, आपको इसके लिए जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो टीकाकरण के संबंध में अलग कीमत निर्धारण और अनिवार्य लाइसेंसिंग के मुद्दों पर अपनी शक्तियों का उपयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे वैक्सीन की खरीद केंद्र करे या राज्य सरकार करे, ये अंततः नागरिकों के लिए ही है। हमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के मॉडल को क्यों नहीं अपनाना चाहिए? केंद्र 100% का अधिग्रहण क्यों नहीं कर सकता? निर्माताओं की पहचान करें और उनसे बातचीत करें और फिर राज्यों को वितरित करें। कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भट्ट ने सरकार से सवाल किया कि एक ही कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों वसूली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना टीके की कीमत 300 या 400 रुपए कर देने से 30,000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए का अंतर हो जाता है। जज ने सवाल किया कि एक राष्ट्र के रूप में हमें इसका भुगतान क्यों करना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि वह सरकार को कोई निर्देश नहीं दे रही है, पर उसे इस पर सोचना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज वकीलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्तमान परिस्थिति को राज्य की विफलता करार दिया। कोर्ट वकीलों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें वकीलों ने कहा था कि उनको मेडिकल सहायता नहीं मिल रही है और कोर्ट से मदद की गुहार लगाई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जहां तक दिल्ली के नागरिकों की जरूरत का सवाल है, दिल्ली राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और केंद्र सरकार की इसके प्रति एक विशेष जिम्मेदारी बनती है। कोर्ट ने कहा कि आप एक राष्ट्रीय अथॉरिटी हैं जिसकी राजधानी के लिए एक जिम्मेदारी है और इसलिए आप लोगों के लिए जवाबदेह हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के विस्फोट और उसे संभालने के लिए जरूरी संसाधनों की इतनी ज्यादा किल्लत है कि सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली की सड़कें कोरोना से मरे लोगों की लाशों से पट जाएंगी। अपने ही क्षेत्र के लोगों की मदद नहीं कर पाने से दुखी और कुंठित होकर इकबाल ने कहा, मुझे दुख हो रहा है कि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। मैं 6 बार से विधायक हूं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत यहां राष्ट्रपति शासन लगाए, वरना सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। आम आदमी पार्टी के इस विधायक ने कहा कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर केंद्र के हाथ में सब कुछ आएगा तो काम हो पाएगा। 3 महीने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि वो न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों की मीडिया द्वारा रिपोर्टिंग किए जाने पर रोक लगाएं, क्योंकि इससे चुनाव आयोग की छवि धूमिल होती है। चुनाव आयोग ने यह अनुरोध ऐसे समय में किया है जब मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर संभवतः हत्या के आरोप में केस चलना चाहिए। जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोका जाए और सीधे मीडिया द्वारा केवल आदेशों की सूचना दी जानी चाहिए।
केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोग भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे, जिसके बाद अधिकतर राज्यों ने ऐसा करने से अभी इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनके पास अभी वैक्सीन की कमी है, तो वहीं यूपी में भी कल केवल गिने चुने जिलों में टीकाकरण कराया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कल से शुरू हो रहे 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन में अभी फिलहाल 7 जिले ही शामिल होंगे। इनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। बाकी जिलों को वैक्सीनेशन में बाद में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत की मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। शूटर दादी के नाम से भी मशहूर चंद्रो तोमर कोरोना वायरस से संक्रमित थी। उन्होंने कई बार शूटिंग प्रतियोगिताओं में अपना दमखम बनवाया था। उनके जीवन पर सांड की आंख नाम की फिल्म भी बनी थी। वहीं उनके निधन पर फिल्म की अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अमेरिका से मदद की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। अमेरिकी वायुसेना के विमानों से ये सहायता सामग्री भारत पहुंची है। इस सहायता सामग्री में ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद करने वाले ऑक्सीजन सपोर्ट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स, पीपीई, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज आदि हैं। अगले सप्ताह में ऐसी और उड़ानें आने वाली हैं। कोरोना के कारण भारत में हुई बदहाली को देखकर अंतर्राष्ट्रीय जगत से मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। करीब 40 देश भारत की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। इस बीच जापान ने भी कहा है कि वो भारत के साथ खड़ा है जब उसको मदद की सबसे अधिक जरूरत है। जापान ने कहा कि वो भारत को 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 300 वेंटिलेटर्स मुहैया कराएगा। ऐसे समय जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले से बढ़ गई है और रोजाना संक्रमित होने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण पाए गए हैं। उन्होंने खुद को सबसे अलग थलग कर लिया है और घर से ही काम करने का फैसला किया है। स्वयं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पत्रकार रोहित सरदाना की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। वो पिछले 10 दिनों से कोरोना से जूझ रहे थे। ईटीवी से पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले रोहित जी न्यूज में लंबे समय तक काम करने के बाद फिलहाल आज तक में एंकर थे। मुंबई के बाद अब दिल्ली ने भी कह दिया है कि वह 1 मई से टीकाकरण बंद कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा कि वो 1 मई से टीका लगवाने के लिए लाइन में ना खड़े हों। उन्होंने कहा कि टीका है ही नहीं, इसलिए टीकाकरण नहीं किया जा सकेगा, लिहाजा लाइन में खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगना शुरू होना है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है, लेकिन अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं पहुंची है। उम्मीद है कल या परसों में वैक्सीन आ जाएगी। कल या परसों सबसे पहले 3 लाख कोविशील्ड वैक्सीन आएगी। कल आप टीका लगवाने के लिए लाइन में ना लगें। जिसकी आशंका थी वो अब होने लगा है। कुंभ से लौट रहे लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुंभ से 83 लोग लौटकर आए, जिनमें से 22 लोगों का अता पता नहीं है और जिन 61 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है उनमें से 60 कोरोना से संक्रमित निकले हैं। ये पूरा मामला विदिशा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्यारसपुर का है। वहीं 22 लापता लोगों का पता लगाने में प्रशासन जुटा हुआ है। मालूम हो कुंभ में लाखों लोगों ने एक दिन में ही गंगा में डुबकी लगाई थी और अब ये लोग जब वापस अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं तो कोरोना की होम डिलीवरी होने की पूरी आशंका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।